बीइंग एन आर्टिस्ट आपको सब कुछ आना चाहिए, हर चीज़ से अवेयर होनी चाहिए आप। गुलजार साहब को पढ़ के पूरा पी गया घोल के, ऐसे कंठस्थ हो गया था। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो सर ऐसे अवाक हो गए थे कि हाँ, मैंने कहा क्योंकि वो उस टाइम बहुत भूख थी, अभी भी है, पर अभी भी मैं मिस करता हूँ कि वो वाली भूख कहाँ है। आत्म प्रकाश मिश्रा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बहराइच के रहने वाले हैं। उन्हें नाटकों में काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और हाल ही में नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही फेमस सीरीज चाम तारा में वो बच्चू के किरदार में नजर आए। उन्हें संगीत का भी काफ़ी शौक है और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक बैंड की भी शुरुआत की है। इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं के साथ बात कर रहे हैं। जो ना होती दुनिया में अगर शर्म, तो मैं भेज के चिट्ठियां बुला लेती, तो मैं भेज के पत्तियां बुला लेती। जो ना होती दुनिया में अगर शर्म, डार के डाका आँखियों पे, डार के मेरी जिंदगी जैसे शुरू हुई तो गांव से। मैं गांव में शुरू के मतलब 8-9 साल गांव में बीते हैं। बहराइच से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, कटेल, कुटेना बाजार के पास। तो वहाँ पैदा हुआ, वहाँ पला बड़ा। तो गांव में अपब्रिंगिंग हुई सारी 6 साल तक। मतलब मैं तब ये था, तब मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो चिलवरिया है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और वहाँ से मैं पैदल जाता था पढ़ने के लिए। तो उसके दो रूट्स थे, एक गांव के पीछे रेलवे लाइन है और इस तरफ मेन स्टेट हाईवे है। तो ये स्टेट हाईवे से आप जाओगे तो दूर पड़ता था, पहले सिंगल लेन थी, अभी डबल लेन हो गई है। तो पटरी वाला जो था वो शॉर्टकट था कि रेलवे पटरी के किनारे पगडंडी सी बनी है। और वो मेमोरीज मतलब बड़ी कमाल की है, क्योंकि वैसा अब पता नहीं कोई करता भी होगा या बहुत छोटे गांव में होगा वैसा, कि बीच में 5-6 गांव पड़ते हैं, और हर जहाँ जहाँ पे कोई गांव होता था तो वहाँ पे जो स्लोप होता था पटरी आर पार जाने के लिए, उसको डगरा बोलते थे। वो टाइम जो है ना, वो जो मेमोरीज है ना, वो बहुत बैठी हुई है अंदर। कि क्योंकि तब इतना दुनिया उनिया का वो नहीं था, मतलब जो आज हम हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं ना, तो स्कूल लाइफ में बस मज़ा चाहिए होता है, किस चीज़ से मज़ा आ रहा है। तो मुझे वो एक एक रास्ता जो पतले पतले से, और वो रास्ते कैसे बदलते थे, जब बारिश होती थी तो कीचड़ होता था, तो कैसे साइकिल वाले वो खर जो होता था उसको गंडरा बोलते थे, तो उस गंडरे के ऊपर से जाना होता था कि उस वो थोड़ा पाँव रखोगे तो कीचड़ में नहीं जाएगा। और जब गर्मी होती थी, तो जब स्कूल से आता था तो साइकिल जब आके निकलती थी, तो साइकिल के टायर के पीछे ऐसे धूल ऐसे हल्की उड़ती उड़ती जाती थी, वो देखने में बड़ा मजा आता था। और ये रहता था कि कौन साइकिल वाला आएगा जिसके पीछे कैरियल है, तो उससे पहले बोलेंगे लिए चलो लिए चलो। अगर नहीं ले गया तो कूद के कैरियल पे बैठ जाते थे, मैं कहा नहीं जा रहा हूँ, तो बोले जहाँ तक जा रहे हो वहाँ छोड़ देना। तो डगरा जो मैं बोल रहा था कि डगरा जो गांव कनेक्ट करता है उसको डगरा बोलते थे, अभी भी डगरा ही बोलते हैं, कि जहाँ जहाँ गांव है कि इस पार से उस पार जाने के लिए। तो वो सारे डगरे में गिने हुए थे मैंने, अभी भी वो हैं। तो पहला डगरा रेवली गांव आता है एक, फिर लाड़ौरा है, फिर तीसरा चिलवरिया गांव आता है। 3 डगरा पड़ते थे उसमें, तो वो नाप के कि ये पार हुआ, ये पार हुआ, ये पार हुआ, 3 किलोमीटर हो गया, गाँव पहुँच गया। तो बड़ा वैसा लाइफ अभी है नहीं। तो मतलब आप अपने बच्चों को भी कहानी सुनाओगे कि मैं भी 3 किलोमीटर पैदल यार चल के जाता बच्चों के लिए तो था। क्योंकि मेरे पापा ही मुझे सुनाते थे कि हम तो इतने कोस पैदल जाते थे, नदी पार करके जाते थे स्कूल। तो मतलब हमने भी छोड़ा तो 1% उतना किया है, मतलब 90s के हैं हम भी। पर थोड़ा बहुत वो नदी वाला हमने भी सिनेरियो देखा है कि हमारे गांव में एक पुलिया है, वो बाढ़ आती थी तो पापा एक दो बार हमको भी पीठ पे बिठा के पुलिया पार करा के स्कूल छोड़ने गए कि जाओ अब इधर से चले जाओ। हम्म, तो स्कूल में कुछ इंटरेस्ट था बोलने में, एक्टिंग करने नहीं, में, लिखने में? कभी स्कूल में मैं यहीं था, नौवागढ़ी में स्कूल था। हमारे प्रिंसिपल साहब रामदेव चातक थे, और वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। एक तिवारी जी थे सर, प्रबंधक थे वो। तो स्कूल में बड़े बहुत इंट्रोवर्ट था, बहुत शाई था। मतलब 12th तक मैं इतना इंट्रोवर्ट था, भयंकर हद कह सकते हो। कि और घर से भी थोड़ा बहुत सख्ती थी, कि वो मास्टर परिवार और पिताजी टीचर थे। तो जितनी लड़कियों पे भी नहीं होगी ना सख्ती, उतना मैं कह सकता हूँ मेरे ऊपर थी। कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था 11th-12th में, और वहाँ से अगर मैं 10-15 मिनट लेट हो जाता था तो वहाँ फ़ोन लगा देते थे, आपने कितने बजे छोड़ा है, बोले इतने बजे। घर पहुँचे, बोले इतना देर कहाँ थे, जबकि थोड़ा इधर हो, तो उसमें मैं डर जाता था।
इवन मैं बाहर कहीं किसी, अगर कोई लड़की बाई चांस मुझसे टकरा जाए तो मैं उससे बात करने में डरता था। आँख नहीं मिल पाती थी कि कहीं अगर पापा कहीं से देख लेंगे, ये अनचाहा डर रहता था कि मैं इससे बात करूँगा और पापा कहीं से देख लेंगे। तो वो फ़ियर बहुत दिन तक था। तो ये एक वो कह सकते हैं कि छोटे शहर का वो भी था, फिर अपब्रिंगिंग बहुत सारी चीज़ें थी। वो शाइनेस जो है ना, कि जब भोपाल में गया, 1 साल तक वो रहा वहाँ भी, कि मैं वैसे ही, क्योंकि आदत थी तेल लगा के पूरे बाल चिपटे कर लेना, कि एक बाल भी खड़ा नहीं होना चाहिए। तो बहुत वो धीरे-धीरे लोगों के बोलने से और उस माहौल में ढलने से फिर मैं और सिले कपड़े पहनता था मैं तब, सोचो कि जो कपड़ा सिला दिया जाता था, 2 शर्ट सिला दी गई, तो मैं बाद में सोचता था कि मैं ऐसा था यार, कि मैं इतना चंपू टाइप का आदमी था। तो 1 साल मुझे बदलने में लगा है। मतलब मैं ही चेंज हुआ, मैंने खुद को नहीं बदला, क्योंकि जब जगह बदली तो खुद को ऑब्जर्व भी किया, दूसरों को ऑब्जर्व किया, तो पता लगा कि नहीं, अब थोड़ा जगह बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे आपने बोला कि छोटे शहर का और थोड़ा परिवार से भी देखना पड़ता है, तो छोटे शहरों में ऐसा होता है कि जिनके पिता अध्यापक होते हैं, हुँ। तो उन बच्चों को बहुत शालीनता से रहना भी पड़ता है, हाँ, वो है। क्योंकि उनको रहना चाहिए कि वो आचरण में बहुत अच्छे हैं ये हाँ। सब। अच्छा, आप एक चीज़ बोल रहे थे कि जब मैं भोपाल गया, तो आपका एक भोपाल क्यों गया और भोपाल का जाना कैसे हुआ आपका? वो उसके लिंक बहुत अलग हैं, क्योंकि अगर मैं भोपाल नहीं जाता तो मैं शायद आज एक्टिंग फील्ड में नहीं होता। तो उसका सारा क्रेडिट मेरे चाचा जी को जाता है, कि जो वो उन्होंने मुझ में कुछ पोटेंशियल देखा कि इसमें कुछ है, ये कुछ कर सकता है, तो इसको इधर से निकालो। तो वो, अगर हर फैमिली में मैं सोचता हूँ अगर एक वैसा कोई आदमी हो, एक ऑब्जर्वर हो, जो देखता हो कि कौन किस उसमें जा रहा है और उसको थोड़ा पुश दे सके। भले वो कोई ज़रूरी नहीं कि सिफ़ारिश लगा दे, वहाँ पहुँचाए या कुछ करे, एक पुश हो कि गाइडेंस दे दे कम से कम, कि तुम्हें वहाँ बताता हूँ, वहाँ चले जाओ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। पर उन्होंने कहा तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। वो हमेशा पीछे खड़े रहे, और वो अभी भी कोई क्रेडिट नहीं लेते हैं। वो बोलते जो किया है तुमने किया है, मैं तो पीछे खड़ा था। ये तो हुआ ये था कि चाचा जो है तो गाँव आते थे छुट्टियों में, हाँ, हाँ। तो तब मैं गाँव में ही था। मैं चाचा कहाँ रहते हैं? चाचा दिल्ली में रहते हैं, गाज़ियाबाद वसुंधरा में। इंडिया टुडे में अभी एसोसिएट एडिटर हैं वो, शिवकेश मिश्रा नाम है। तो वो गाँव आते थे, तो उनको बड़ा ये रहता था कि गाँव के जो बच्चे हैं, भले उनके परिवार के ही नहीं, गाँव के और भी जो बच्चे, जिनमें अगर कुछ ललक है, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कुछ दिशा दे सकें। तो उनको वो घर से अगर नेगेटिव भी रहता था कि तुम उनके बच्चों को ऐसा कर रहे हो, वो साले हमारा ही बुरा करते हैं, तो वो सुनते ही नहीं थे, निकाल देते थे कि उनके बच्चों ने क्या किया है। अगर उनका फ्यूचर संवरेगा, तो वो माँ बाप ने किया है ना, उनकी करनी वो जाने, बच्चे तो ठीक लाइन पे चले जाएंगे। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़ने वाले, उनको वो हेल्प करते थे, उन्हें भेजा भेजा भी, किसी को इलाहाबाद भेजा, किसी को तो ऐसे ही एक कोई था गांव का, उसके साथ मुझे भेजा था। वो हमारे चाचा लगते हैं रिश्ते में। तो हुआ ये था कि एक प्रतियोगिता रखी गई थी, चाचा आए थे, पहले भी वो छोटा मोटा कुछ कराते रहते थे हाँ, गाँव में रखा गांव में, हमारे गांव कटेल में। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी कि एक प्रतियोगिता रखी जाए। तो गांव में होता है कि आज से 5-6 साल और ज़्यादा ही, 7-8 साल तो मुझे ही बाहर रहते हुए, उन्होंने 10-12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले उन्होंने प्रतियोगिता रखते इनाम रखा था कि फर्स्ट जो आएगा उसको 500, सेकंड वाले को 300 और थर्ड 200। बहुत तो वो एक बड़ा लालच था कि अगर जो कोई नहीं आने वाला होगा तो भी देखेगा पैसा मिलेगा, तो थोड़ा एफर्ट मारेगा। गांव में तो उस टाइम बड़ी राशि थी ये, बड़ा अमाउंट था। तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ बहुत शाई थे, कुछ बोलते बोलते, मेरा भाई था वो बोलते बोलते रो ही दिया, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीच। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे मुझे पता चला तो मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। हमारे गांव में पुलिया बनी थी, तो वो टूट गई थी, उस पे से एक आदमी गिर के मर भी गया था। तो सब मैंने पता किया कि उस टाइम प्रधान कौन था, किसने बनवाया था। तो ये सब चाचा एक ऑब्जर्वर तभी से थे, क्योंकि वो क्रिटिक भी हैं, फिल्म क्रिटिक और थिएटर, तो वो देख रहे थे कि ये किस प्रोसेस में, वो वहाँ से उनका ऑब्जर्वेशन चल रहा था कि जब से इसको मिल गया है टास्क, सबको मिला है पर इसको भी मिला है, तो वो सबको देख रहे थे जो उनके आसपास था। तो जब फाइनल डे आया, कि जिस दिन था बोलने का कंपटीशन, तो 5 मिनट, मतलब मेरे अंदर ऐसा वो डर नहीं आया, एक शाइनेस जो था कि इतने गांव के ही लोग हैं, बाकी सब में वो था कि कोई डर रहा था, कोई पूरा बोल नहीं पाया। तो मैं बेबाक तरीके से, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च किया, तो बोलता गया। तो चाचा ने देखा, और वो उनका एक वो था कि उनके दिमाग में बैठा कि इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, कि नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो वो दिन बीता, और फिर 12th कर रहा था मैं, 12th किया मैंने मैथ साइंस से। तो 12th करने के बाद ही चाचा ने मुझे बोल दिया था कि तुम्हारा पेपर ख़त्म होगा,
हाँ, हाँ। तो वो मंथ था अप्रैल अप्रैल महीना था, नहीं मई या जून था, मई जून कोई महीना था जिसमें एग्ज़ाम, मई जून से पहले अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म हुए। उन्होंने 4 तारीख की मेरी टिकट बुक करा दी शताब्दी में कि तुम्हें दिल्ली आना है। मैंने कहा ठीक है। घर में बातें चल रही थी, पड़ोस में एक रहते थे, वो पॉलिटेक्निक में पढ़ाते वढ़ाते थे, तो बोले कि जाओ चाचा से उनसे बात करो, फॉर्म भर दो, ये है वो है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना, चाचा ने बोला है, अभी वहाँ जाऊँगा, देखूंगा, पहले समझूंगा, फिर अभी कुछ नहीं करूँगा। तो बोले 12th किया तुमने, मैथ साइंस से सब बर्बाद फालतू में, इतना ट्यूशन पढ़ा ये वो। मैंने कहा अरे मुझे जो करना है मैं करूँगा, ये हो गया अभी, मैथ हुआ तभी देखता हूँ मैं थोड़ा अपना क्या है। तो मैं गया, चाचा के यहाँ गया, पहुँच गया। अब वहाँ पे चाचा के घर में एक लाइब्रेरी है, एक कमरा पूरा लाइब्रेरी है, तो पढ़ते बहुत हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे एक टास्क दे दिया कि ये कमरा है तुम्हारा, 1 महीना तुम यहाँ हो, अब बैठो, जिसमें से जो किताब पसंद आए रोज एक किताब उठाओ, पढ़ो, शाम को मैं आऊँगा पूछूंगा। तो रोज ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन जो थे चाचा की छुट्टी थी, घर पे थे, तो उस दिन मेरे हाथ में हबीब तनवीर जी, थिएटर के बहुत नाम है, बहुत बड़े नाम है, नामचीन हस्ती हैं, अभी नहीं है, तो उनकी किताब है नाटक की चरणदास चोर। तो वो मैंने उठाई और पढ़ने की, मेरे अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो, हिंदी की स्पीड तेज है, इंग्लिश में उतना नहीं है, क्योंकि कॉमिक्स में पढ़ता था छुपा छुपा के, तो उससे वो तेज हो गई स्पीड। अच्छा, अच्छा। तो बहुत जल्दी ना 25 मिनट में मैंने पढ़ ली। और मैं बाहर आया तो चाची ने कहा पढ़ ली, मैंने कहा हाँ। तो चाची गुस्सा हो गई, उनके लिए कोई झूठ बोल रहा है तो गुस्सा हो जाती। तो चाचा ने कहा कि अगर वो बोल रहा है पढ़ लिया तो पूछ लो, बता देगा अगर पढ़ा होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ये ऐसे रोज करता होगा, आपको इधर उधर का पढ़ के बता देता होगा, और ऐसे कोई कैसे पढ़ लेगा। मैंने कहा चाची आप पूछ लो। तो बैठे, इंटरव्यू हुआ बाकायदा, मैंने पूरा एक एक डायलॉग वाइज बता दिया पूरा मुझे। तो फिर उनको ताजुब हुआ कि इतनी जल्दी कैसे पढ़ लिया तुमने। एक उनको ये भी पता चला कि चलो इस इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो और जल्दी पढ़ा। दूसरा ये था कि फास्ट, तो मैंने बताया कि कॉमिक्स वाला वो था कि जब कॉमिक्स चोरी छिपे नागराज लाते की थे, कॉमिक्स हाँ। पढ़ी है बहुत तो बचपन घर में। में ये था कि घर में ये सब चीज़ें बहुत ऐसी थी, क्योंकि बाबा वाबा हमारे ये थे कि फिल्म देखने क्यों जाना है, बर्बाद कर देगी तुमको, सिनेमा हॉल कभी जाने नहीं दिया गया हमको। वो जब मैं बाहर निकला तो मैं आता था, तो मैं अपने भाइयों को लेके जाता था कि चलो फिल्म दिखाने ले चलूंगा, क्योंकि मुझे कभी नहीं जाने दिया गया। हालांकि मैंने भी अपने 10th और 12th में छुप छुप के बहुत फिल्में देखी। कोचिंग जाने के बहाने साइकिल लगाता था पार्किंग में कुमार में, और हाँ, अंदर जाके 15 रुपए इकट्ठा करता था, और सबसे आगे वाली लेके हर दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था। तो ऐसा है ना कि असल कोचिंग का टाइम भी ज़्यादातर 3 से 6 होता था, हाँ, और अपने कुमार पिक्चर पैलेस में वही। कोचिंग 3 से 6 का और शो रहता था। भरी बारिश में बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में मेरा सेंटर कहीं था, वहां से आके सीधा मैं कुमार पहले जाके फिल्म देख के फिर घर जाता था। लेकिन घर में कभी पता नहीं चला, बाद में बताया मैंने। और पहली फिल्म थी मेरी थिएटर में जो मैंने चोरी से आके देखी थी, संडे। संडे। और उसमें ऐसा लग रहा था, जब जब गेट खुल रहा था तो ऐसे धक से हो रहा था कि पापा आ गए क्या, और ढूंढ रहे हैं मुझे कि ये कहाँ बैठा है। हाँ, तो हाँ। बड़े डर के साथ, तो वो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है ना जो आप पहली बार करो तो वो दोबारा जब बहुत रेयर मिलते हैं। तो ऐसे मेरा एक और एक्सपीरियंस है, जब मैं पहली बार दिल्ली गया था बाई ट्रेन। तो वो जो मैंने देखा था ना कि दिल्ली आने के पहले की बिल्डिंग स्टार्ट हुई है, वो अभी तक दोबारा मुझे वो नहीं मिला, क्योंकि वो पहला पहला जो एक्साइटमेंट होता है पहले का, कि ट्रेन में जाने की जर्नी, और खाना खुलता था मिडिल बर्थ पे, बढ़िया सीट नीचे करके खाना खुल रहा है, तो वो सब बहुत वैसा हो गया। अभी ये तुम्हारे सवाल बहुत भटकेंगे, क्योंकि मैं कहीं से कहता नहीं, हुआ नहीं, ठीक है, कहीं ठीक है। कहीं चला जाता हूँ। बिल्कुल तो बढ़िया। बात बात कौन सी थी मेन? भोपाल भोपाल हाँ, चाचा जी ने तो बोला चाचा जी नाटकों ने में ले चलो। बुलाया वहाँ, चरणदास चोर वो हुआ। अब चरणदास चोर की बातचीत हो गई, तो उनको लगा कि चलो इसका इस तरफ कुछ रुझान है, मतलब नाटक वाटक में, तो इसमें थिएटर में। और थिएटर में वो थे, तो उन्हें उनका ये भी मानना है कि अगर किसी को अच्छा इंसान, या थोड़ा और उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट, या और भी ज़्यादा उसको और कॉन्फिडेंस देना है अपने अंदर, तो उसको एक थिएटर का एक आध वर्कशॉप करना चाहिए। सही बात। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ऐसे बोल के भेजा कि तुम्हें 3 महीने मैं भोपाल भेज रहा हूँ, जाओ मजे करके आओ। और मेरे साथ वो जो मेरे गांव के चाचा थे, मेन उनको भेजा गया था कि, और बताया नहीं गया था कि 3 महीने का एक एक्टिंग कोर्स टाइप है। आलोक सर का, आलोक चटर्जी जो इरफान खान के बैचमेट हैं, अभी ड्रामा स्कूल के डायरेक्टर हैं भोपाल में, उनके पास। तो उनसे पहली बार मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा बात करो खुद। तो बात की तो बोले बेटा मैं तो इंटरव्यू लूँगा, अगर उसमें पास हुए तो रखूँगा। और फिर जो मैंने पढ़ना चालू किया, उन्होंने मैं बताया कि ये थिएटर से, आप पहले मैंने ढूंढा थिएटर में क्या है। पहले लगा था कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, लोगों को लगता है कि नाटक करना है तो पढ़ना ही नहीं। जैसे स्कूलों में होता है हाँ, अपने। सबसे ज़्यादा इसी में पढ़ना है कि आपको
कविताएं भी पढ़नी है, आपको पोएट्री भी पढ़नी है, आपको पेंटिंग का भी पढ़ना है, आपको डांस का भी पढ़ना है। क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट आपको सब कुछ आना चाहिए, हर चीज़ से अवेयर होनी चाहिए आप। तो मैंने चाटना शुरू किया, मैं गुलजार साहब को पढ़ के पूरा पी गया घोल के, ऐसे कंठस्थ हो गया था। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो सर ऐसे अवाक हो गए थे कि हाँ, मैंने कहा क्योंकि वो उस टाइम बहुत भूख थी, अभी भी है, पर अभी भी मैं मिस करता हूँ कि वो वाली भूख कहाँ है। तो ऐसे भोपाल पहुंचे, वो इंटरव्यू इंटरव्यू हुआ, आलोक सर ने चेला स्वीकार कर लिया कि ठीक है चलो अब 3 महीने। तो 3 महीने की रगड़ाई चालू हुई कि एक तरह का उनका प्रोसेस था कि पूरा एक्टिंग वर्कशॉप्स ये वो सब होता था 3 महीने भोपाल में। तब मैं पहली बार घर से दूर गया था, अच्छा। तो वो बहुत वैसा था, जबकि कोई एक नोन था मेरे साथ, मेरे जो चाचा लगते हैं रिश्ते में, तो उनको भेजा गया था। तो 3 महीने हुए तो वो तो आ गए घर, अब मेरा भी ये था कि चलो 3 महीना खत्म, अब घर जाना है। वो 3 महीने में रोज रोता था, जो मैंने बताया कल कि ऐसे कि तो चाचा को मैं फोन डैडी करता याद था आ कि रही याद है। आ रही है ऐसा वैसा, तो पहले वो समझाते थे कि देखो, हाँ मोबाइल तो पहली बार दिलवाया गया था, नोकिया बजा था 2626। हाँ, तो जिसमें बाउंस वाला गेम बाउंस था। वाला गेम था, और रंगीन हाँ मोबाइल हाँ पहला हाँ जीवन का आज जेब में रंग। हाँ, पहला फोन की घर से बाहर निकलने की बातचीत होती रहे। हाँ, तो वहाँ हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल भी बड़ा वैसा सा था, बॉयज हॉस्टल, जो एमपी नगर एक एरिया है, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के वहीं रहते हैं। तो वो हॉस्टल में रहता था, खाना कतई बहुत खराब था वहाँ का। तो और घर से एकदम से गया इस और 18 साल का था मैं जब गया था, हाँ, 18 19 साल, 18 साल एज थी मेरी। तो मैं फ़ोन लगाऊँ तो चाचा पहले समझाएं कि देखो ऐसा है, कुछ करोगे अभी तो देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, चीज़ें हैं, बड़ा शहर है। तो पहले नहीं समझ में आया, तो फिर धमकी जैसा कि ठीक है जाओ बहराइच टिकट करा देता हूँ, वहाँ जैसे घूमते हैं लोग लाखेरा, घूमना तुम भी बर्बाद होना। तो समझ में आ जाती थी। तो 3 महीने वो कटे, अच्छे कटे, मतलब रोज में वो 3 महीने डायरी लिखता था, वो डायरी की आदत वहीं से लगी मुझे। तो डायरी वायरी लिखता था, और वहाँ भोपाल में क्या है कि कल्चर के मामले में बहुत अपडेट है। तो वो मुझे उसका 5 साल पूरा बेनिफिट मिला कि जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, चाहे सिंगर चाहे पेंटर चाहे जो, सब वहाँ आपको फ्री में उपलब्ध हैं, इतने इवेंट्स होते हैं। मुंबई में आप जाओगे तो मिनिमम टिकट 500 1000 रुपये दोगे, पर मैंने पहले इतना देख सुन लिया, मैंने कहा बहुत देखा हुआ अच्छा भाई, भोपाल में बराबर हुआ करते हैं सब बराबर। चीज़। बहुत मैं, क्योंकि वहाँ जिस बाद में मैं जिस एरिया में गया वो धीरे धीरे आऊँगा, अभी अभी मैं एमपी नगर में रह रहा हूँ। फिर एमपी नगर से जो सबसे पॉश कॉलोनी है प्रोफेसर्स कॉलोनी, हाँ, वहाँ तक जाने में मुझे 1 साल लगे। तो उस दौरान मेरे 2 ठिकाने बदले, मैं बीएचईएल गया, फिर कहीं और गया। फिर वहाँ जब मैं प्रोफेसर्स कॉलोनी पहुँचा तो मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि भोपाल के जितने कह लो बिरले बाप रंगकर्मी हैं वो सब वहाँ रहे हैं, अलकनंदन जी, बंसी कौल, और ये सारे लोग। बंसी कौल जी मेरे गुरु जी भी रहे हैं, अभी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। तो वहाँ दुष्यंत क्या, कुमार भी भोपाल के ही दुष्यंत कुमार और बहुत सारे राइट, राजेश जोशी जी हैं। तो भोपाल में बहुत लोग हैं। तो जब वहाँ से, वहाँ सामने रविंद्र भवन था, बीच में पॉलिटेक्निक चौराहा है, वहाँ हिंदी भवन लाइब्रेरी, उसकी मेंबरशिप ले ली थी मैंने, वहाँ जाके पढ़ता था, पुरानी बिल्डिंग थी, ठंडी ठंडी रहती थी, बढ़िया। फिर भारत भवन सीएम हाउस है उसके बगल में, भारत भवन जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, क्योंकि कौन सा थिएटर का फ्रिड बेनिफिट चाहे जो भी ले लो, बड़े से बड़ा थिएटर आर्टिस्ट उसने वहाँ के काम किया है। तो वो सब एक्सेस था पास में, तो कहीं कुछ भी होता था, फिल्म फेस्टिवल्स होते थे, भारंगम होता था, तो रात भर में वहीं रहता था, ये सामने ही है, गए रात भर देखा, 12 बजे खत्म हुआ, घर आए, बनाए खाए, सो गए। तो वो बहुत दिया है भोपाल। हम लोग टीवी पे बहुत इंटरव्यू देखते हैं, हम्म। रेडियो पे सुनते हैं, खराका सुनते हैं। तो उसमें मुंबई की एक कहानी रहती है सबकी कि मैं आया, फिर मैं स्टेशन पे उतरा, मेरे पास कुछ नहीं था, नहीं नहीं, ऐसी कोई और कहानी, ज्यादातर सबकी कहानियां कोरी बोरिया बिस्तर टांग के ऐसा लेकर कुछ गया, नहीं था, क्योंकि मैं, चौक में रहा। तो तो वो, आपकी क्या कहानी थी? नहीं वो कहानी ये है कि आदमी गया था स्ट्रगल करने, हाँ तो मैं हाँ हाँ स्ट्रगल करने गया नहीं था, हाँ मैं हाँ। गया था पढ़ने। अच्छा हाँ तो मैंने, मेरा ये था कि मैं दिल्ली में जब ग्रेजुएशन और ड्रामा स्कूल ख़त्म हुआ, तो ड्रामा स्कूल ख़त्म करने के बाद मैंने इंटर्नशिप की भी की। वो हाँ अलग कहानी है, वो उस पर जाएंगे तो बहुत, अभी वो अलग उसमें आएंगे, पहले इस सवाल का जवाब देता हूँ। तो इंटर्नशिप में घूम घूम के चंडीगढ़ में, बहराइच में, हर जगह काम किया। फिर मैं जब मेरा खाली टाइम होता था तो मैं तो ट्रैवलिंग करता था, ट्रिप्स पे निकल जाता था।
और नहीं तो मैं चाचा के घर रहता था क्योंकि वहाँ पढ़ने को मिलता था, किताबें थी तो किताबें आप बैठो आराम से लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते रहो। तो पढ़ने का वो शौक जो वही है वहीं से चला गया था 2009 से 10 में, मतलब एकदम लत लग गई थी पढ़ने की। तो अभी मेरी खुद की लाइब्रेरी है, उसमें मुंबई में भी मेरे घर में 300 किताबें कुछ हैं जो हैं, और खरीदता रहता हूँ मुझे। तो मुझे कबाड़ी, मुंबई में कबाड़ी की दुकानें बहुत हैं, हाँ, तो वहाँ पे आप ऐसे अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं कहीं बढ़िया किताबें मिल जाती हैं ऐसे, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, जहाँ जो किताब दिखती है ले आता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई ऐसा राइटर ऐसा कबाड़ी की दुकान पे पड़ा रहे। ऐसे दिल्ली में लाल किले के पास दुकान लगती हाँ, है, वो अभी हम बंद लोग कर मथुरा दिया में है। पढ़ते थे तो हम लोग उस समय जाते थे हाँ, और वो किलो में किताबें देता किलो में, था। हाँ। अब उसको उस किताब की कीमत नहीं नहीं पता पता। है, पर अब किलो में बहुत ही अच्छी अच्छी दरियागंज किताबें में हैं। इवन जो अभी हाँ, मार्केट बंद कर दिया है हाँ, वहाँ भी यही था। वहाँ भी। तो किलो में वहाँ भी लगता है, पर लेकिन अब जो रद्दी बेच रहा है उसको क्या पता कि इसमें कौन रखा हुआ है भाई। वो अपने हिसाब से रेट तय कर रहा है, ये 50 ले लो, ये 40 किलो में ले लो। तो बात ये थी, हाँ, मुंबई जैसे पूछा कि बहुत लोगों की बहुत कहानियां हाँ, होती हैं हाँ, कि हम आए, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम वहाँ रहे यहाँ रहे। तो मेरे साथ वो कहानी नहीं थी। मैं मुंबई गया था पढ़ने के लिए। तो उस टाइम मेरा ये था कि जेएनयू का मेरा वो था कि जेएनयू में आर्ट एंड एस्थेटिक्स का कोर्स था, एमए। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था कि, और फिर ड्यू में कोर्स के लिए उसका रिजल्ट मैं देखने भी नहीं गया क्योंकि मेरा दूसरी जगह हो गया। अच्छा। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का मुझे पता चला, चाचा ने बताया कि वहाँ पे एमए होता है, तो मास्टर्स इन थिएटर आर्ट्स, तो वो अप्लाई कर दो। वहाँ भी फीस है 30,000 रुपये साल भर की, और उसमें भी सिलेक्शन होता है। तो ये दोनों एग्ज़ाम देने के बाद ड्यू का और जेएनयू का फिर मैं मुंबई गया। तो 2 दिन का एग्ज़ाम होता है। पहले दिन एक रिटन होता है जिसमें आपको, आपने जो एक कोई किताब पढ़ी हो या फिल्म देखी हो तो उसका आपको एक रिव्यू करना है, और कुछ और बेसिक से सवाल। और सेकेंड डे आपका जो है जो बाकी ड्रामा स्कूल्स में इंटरव्यू होता है कि आपको किसी नाटक का एक पीस तैयार करना है, कोई एक पोइट्री परफॉर्म करनी है, एक गाना सुनाना है, कोई आपके यहाँ का कोई फोक हो वो सुनाना है। तो वो सेकंड डे आया तो उसमें हिमानी शुपरी मैम थी, गोविंद नामदेव जी थे, मिलिंद इनामदार सर और शफात खान सर हैं। तो ये 4 लोग पैनल में थे। कमरे में घुसा गया वहाँ पे, फिर बारी आई, शुरू किया तो एक सोलोलॉकी हुआ, फिर गाना हुआ, ये हुआ। तो ये बहुत बढ़िया हो गया कि गाना वाना सीखने का क्रेज मेरे ड्रामा स्कूल में लग गया था कि संजय सर डायरेक्टर थे, संजय उपाध्याय। तो उनकी एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है बिहार की विदेशिया, जब लोग विदेश जाते थे तो जो गाना वाना। तो संजय सर का पहला नाटक था ऋषिकेश सुलभ का मृच्छ कटिकम का माटी की गाड़ी, तो मैथिली में। तो उसमें मैंने मैत्रेय का विदूषक का कैरेक्टर किया था। तो उसमें इतने गाने थे, मतलब जितना प्ले था उतने ही गाने थे और मजा आता था। म्यूजिकल। 2.5 घंटे का म्यूजिकल, सितार इतार सब झामा पूरा। तो उसमें सर गवाते थे जबरदस्ती, क्योंकि तब मैं डर डर के गाता था, बेसुरा ऐसा था। तो बोले जोर जोर से गाओ, कोरस में गाओ, जोर जोर से गाओ। तो वो गा गा के तो थोड़ा म्यूजिक का वो तार बैठा, तो गाने वाने का सही हो गया मामला। तो फिर मजा आता था कि हाँ गाना तो गाएंगे, अपना फोक वोक सब गाएंगे। तो वो एंट्रेंस दिया, और अगस्त का फर्स्ट वीक था शायद जब मैं एंट्रेंस देके, और तो मैं ये जब मैं पहुंचा था मुंबई तो मेरा एक दोस्त था जो अभी एक्सपायर हो गया, वो नहीं है, उसको बीमारी थी कुछ, कॉलेज में था वो भोपाल में मेरे साथ, समीर नाम है उसका। उसके यहाँ मैं रुका था एक दिन, तो और बारिश हो रही थी झमाझम। तो बड़ा मजा आया मुझे कि क्या मौसम है यार, मुंबई लोकल में घूम रहे हैं। और वो उसमें अनाउंसमेंट होती है पुणे हिल स्टेशन, तो मैंने कहा पूना कहाँ से आ गया यार, तो पुणे मतलब अगला स्टेशन जो है। तो वो रहता था इधर कहीं माहिम में रहता था, वो एक हॉस्पिटल है वहाँ में रुका। और जब मैं माहिम से मैंने लोकल पकड़ी, सेंटा क्रूज गया, सेंटा क्रूज में मुंबई यूनिवर्सिटी है कलीना में, वहाँ पहुँचा, अपना एग्ज़ाम हुआ। और 2 दिन बाद फिर मैंने कहा कि समीर से मिला विला, उसने 2 दिन अपने घर पे रखा। तो बहुत अच्छा लगा कि यार क्या मुंबई है, बारिश में क्या तो लगता है। तो वह कोई वो नहीं आया, मतलब लोगों ने कहानियां बताई थी वो दिमाग में थी कि लोग मिलेंगे उसके बाद मत करना, ऐसा है वैसा है। तो मुझे कुछ नहीं लगा कि बहुत, सबको अपने काम से मतलब है यार, कोई किसी के फटे में टांग नहीं अड़ा रहा है, जिसके पास काम है अपना काम कर रहा है, बात खत्म। ये है वहाँ थ्रू आउट। और वहाँ आप ढीले नहीं हो सकते क्योंकि सब एक स्पीड में चल रहा है मामला। तो मैं मुंबई से 2 दिन का ये देखे और वापस दिल्ली आके, और हिमाचल जाने वाला था घूमने, कि अभी जब रिजल्ट विजल्ट आएगा देखेंगे यार, चलो थोड़ा पहाड़ों में घूम के आते हैं। तो चंडीगढ़ पहुंचा, मेरा बैचमेट हैं अमित और अली, वहाँ पे उनका ग्रुप है सात्विक आर्ट सोसाइटी। तो मैंने कहा 2 दिन वहाँ रुकता हूँ, जब जाता हूँ तो ज़बरदस्ती रोकते हैं वहाँ की, आओ थोड़ा रिहर्सल में बैठो देखो ज़रा।
तो वहाँ जाने के लिए मैं बैठा था चंडीगढ़ की बस में, और पानीपत पहुँचते ही मुझे फ़ोन आया कि आपका सिलेक्शन यहाँ हो गया है, तो आपको फलानी तारीख को आपको रिपोर्ट करना है। मैंने कहा चलो अब, मतलब ये भगवान नहीं चाह रहे तुम खाली बैठो, लगे रहो, चलते रहो, ठीक है। मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो वहाँ पहुँचा और चंडीगढ़ रहा 2 दिन, फिर दिल्ली आया, पैकिंग वैकिंग की और मुंबई पहुँच गया। मुंबई में फीस वीस भरी, हॉस्टल मिल गया, तो बढ़िया। एक वो मुंबई में वो एरिया है ही नहीं, वो ऐसा लगता है कि मुंबई के बाहर कोई सन्नाटे में, इतना बढ़िया एरिया है पूरा कैंपस कलीना, कि हरा भरा एकदम पूरा बड़ा सा कैंपस है। और 10,000 रुपये पूरे साल की फीस है हॉस्टल की उसकी। तो 30,000 इसकी फीस है एमए की, 10,000 हॉस्टल की। तो 2 साल वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने मराठी लिटरेचर जितना है वो एक्सप्लोर किया। क्योंकि मेरा ये होता है कि जब मैं कुछ भी ऐसे पढ़ता हूँ तो उस तरफ भगने लगता हूँ मैं ऐसे, कि यार और क्या है और क्या है। तो ये मेरा ये हुआ 2 साल वहाँ बिताने में कि मराठी लोगों के सर्कल से बहुत मेरा इंटरेक्शन रहा। मराठी इंडस्ट्री, मराठी फिल्में, मराठी लिटरेचर, क्योंकि मराठी में मराठी का कल्चर बहुत रिच है। तो पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी, महेश कुंचवार बहुत बड़े राइटर हैं, उनका प्ले है युगांत। तो वो दिल्ली में भारंगम में गया था मैं ड्रामा स्कूल के टाइम, तो वो मैंने उसका फ्लैप देखा और थोड़ा पीछे पढ़ा, 1-2 पन्ने पढ़े, तो मैंने कहा यार बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, कि हमारी आपकी कहानी है इस छोटे से शहर की, कि जॉइंट फैमिली जो होती है। और वो बहुत सुपर हिट नाटक है, मराठी कमर्शियल्स में बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने किया है। वो पूरा 6 घंटे वो प्ले होता था, वाड़ा एक चिगेराबंदी और ये सब। तो वो प्ले मैंने खरीदा और उसको पढ़ना शुरू किया मैंने। तो युगांत मैंने खरीदा, और युगांत पढ़ते पढ़ते मुझे लगा यार ये तो मेरी कहानी है, मतलब मेरा भाई छोटू और मैं, हम सब, वो बहुत रिलेट किया मैंने उससे। तो वो था कि यार जब कभी मिलेगा कि मराठी फिर जितनी मुझे ट्रांसलेटेड मिलती थी मैं खरीद लेता था और पढ़ता था। पर मराठी का ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन हुआ नहीं है नाटकों का। जब जब विजय तेंदुलकर जी थे तो उनके नाटकों का, वसंत देव हैं उन्होंने बहुत अनुवाद अनुवाद किया। तो वहाँ जाके मुझे एक्सेस मिला मराठी लिटरेचर का, कि बहुत पुरानी लाइब्रेरी है मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो वो लाइब्रेरी में दुनिया भर की किताबें हैं। तो मराठी लोगों के साथ रह रह के मराठी सुनने का सेंस डेवलप हुआ, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ। और मुझे तो बस एक ही चीज आती है मराठी में, क्या आपण निगरानी सीसीटीवी कचेत मैंने पहला पहला जो शब्द देखा था, जेथे जेथे पानी पाटते तेथे तेथे डसांचे फापते। तो क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी में लगा था कि जहाँ जहाँ पानी पड़ेगा वहाँ मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो पढ़ने में बड़ा मजा आता था। तो मराठी का ये आने के बाद ये था कि महेश कुंचवार के बाकी प्ले मुझे पढ़ने थे, तो जो प्ले मुझे नहीं मिले वो मैंने मराठी में निकाल के मराठी में पढ़े, और उनके जो भी थे। तो ये एक बढ़िया हुआ, और फिर मराठी फिल्में देखनी शुरू की मैंने। तो ऐसा ये मुंबई पहुंचा, और 2 साल मेरा कोई नाता नहीं था, मतलब ऑडिशन से, फिल्म से, सब कुछ नहीं था, लेकिन मैंने, जामतारा हाँ, के पहले का है। ये जामतारा के पहले का है। तो जब जामतारा तो बहुत दूर है अभी, इसके बाद भी 1-2 साल। तो तब मेरा कनेक्शन ज़्यादातर थिएटर वेटर में ही रहता था, नाटक वाटक देखने जाता था, कभी पृथ्वी चला गया, और सैटरडे संडे ऑफ होता था। हाँ, तो उस बीच में आप घूमो वूमो, बैंड सेंड ये वो, तो सीनियर्स जो थे कभी उनके साथ इधर उधर। तो 2 साल मैंने कोई हाथ पैर नहीं मारे कि मुझे क्या अभी तो लोग जो जा रहे हैं वो जाते ही उनका ये रहता है कि वहाँ ऑडिशन देते रहते हैं, यहाँ देते रहते हैं। तो वो ये होता है कि आप ना इधर के हो ना उधर के हो, एक जगह आप रह लो, वो वाली बात है। तो 2 साल मैंने कुछ नहीं किया। फिर 2 साल बाद जब खत्म हो रहा था, तो मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। एग्ज़ाम के टाइम मैंने एक पीटर ब्रुक है, उनका बहुत नाम है, बहुत बड़ा ग्रुप है, और उन्होंने महाभारत बनाई है अपने इंटरप्रिटेशन से, जो 6 घंटे की है, अवेलेबल है, वो देख सकते हो आप। तो वो बहुत पॉपुलर है। तो उनका प्ले आने वाला था इंडिया में पहली बार, बैटलफील्ड, महाभारत के ऊपर ही उनके ग्रुप का। तो उसका बड़ा हाइप था मुंबई में। तो वो पता चला, तो मैं एनसीपीए है वहाँ पे, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मरीन ड्राइव पे, जो बहुत, वहाँ जाके थिएटर का तो ऐसा लगता है कितना रईस है थिएटर, रिच एकदम, राजा रजवाड़ा वाला एक बड़ा बड़ा हॉल है। तो वहाँ पे वो प्ले था। तो प्ले के पहले कोई सेशन था जिसमें उनका ग्रुप कुछ इम्प्रोवाइज टाइप कर रहा था, और उसमें फ्री था एंट्री। तो उसमें बड़े बड़े हस्ती आई थी, विजया मेहता बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, और काफ़ी लोग, शबाना आज़मी मैम थी, और भी बहुत सारे लोग थे। तो मैं और मेरा एक बैचमेट दोनों लोग गए थे वहाँ। तो वो महाभारत से कुछ कुछ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इफ़ एनीबडी नो एनी स्टोरी रिलेटेड टू महाभारत यू कैन कम हियर एंड परफॉर्म विद अस। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने पढ़ा था उसी 10th। प्ले के दौरान। हाँ, प्ले नहीं, वो कुछ और था उनका। प्ले तो अगले दिन था, थोड़ा प्रमोशनल टाइप का या अच्छा कुछ, अच्छा। हाइप बनाने के लिए, कि वो सबके लिए ओपन टू ऑल था। जैसे अवार्ड्स में रेड कार्पेट
फिर एक दिन बंद हाँ, हो जाता है। तो वैसा कुछ। तो हमारे लिए अच्छा था कि ठीक है चलो तो मेरे दिमाग में कौन था, मैंने 10वीं या 12वीं 10वीं में मैंने महाभारत में स्टोरी पढ़ी थी हिडिंबा वाली, हाँ, कि भीम को भेजा गया था कि जाओ खाना दे आओ। तो दिमाग में था, मैंने अपने बैचमेट से कहा यार वो स्टोरी पता है, देख तुझे बताता हूँ, चलिए करते हैं, मैं वो बन जाऊंगा हिडिंबा, तू भीम बन के आना ऐसे ऐसे। हाँ मैंने हाथ खड़ा किया, काम 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 यार, और बढ़िया उनके साथ परफॉर्म किया, तो बड़ा मजा आया। तो क्लैपिंग वैपिंग हुई, और उसका ये फायदा हुआ कि वो 5,000 रुपये टिकट थी उस नाटक की, तो हमें उसकी टिकट फ्री में मिली। वाह! डायरेक्टर खुश हो गई, उसने कहा प्लीज सेंड मी योर मेल आईडी, आई एम सेंडिंग यू 5 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स। वाओ! तो मैं गया, 5,000 लोग को और लेके गया, वो अलग खुश। तो जब ये प्ले देख के निकल रहा था मैं, तो पता चला कि एनसीपी में ऊपर ऑडिशन चल रहा है, गांधी प्ले हो रहा है गांधी जी के ऊपर, गांधी द म्यूजिकल, उसका ऊपर ऑडिशन है। तो मैंने कहा अरे चलो ऑडिशन है, देखते हैं क्या है। ऊपर गए तो पता चला उसमें सिंगिंग, एक्टिंग और डांसिंग 3 चीज का ऑडिशन है। प्ले इंग्लिश में था, तो इंग्लिश देखते ही यूपी का आदमी थोड़ा लड़खड़ाता है पहले, वहाँ है रहता है अगर हाँ, हाँ। डटा इंग्लिश रहे। इंग्लिश सोचनी हाँ पड़ती है ना, थॉट प्रोसेस अपने वही, हिंदी में है। तो थॉट प्रोसेस वही वाली बात है। हाँ, तो मैं गया, स्पीच देखी कि अंग्रेजी में, मैंने कहा तुरंत याद होने से रही है, मैंने कहा अपने हिंदी वाला कर देंगे, देखा जाएगा, बाकी सिंगिंग की तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो मैंने कहा दो तो है अपने पास, कर देते हैं। तो मैं गया, फॉर्म वॉर्म भर के अप्लाई कर दिया। अब बारी आई, तो गया वहाँ, आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का, बहुत क्लिष्ट हिंदी। तो उसमें मातुल की स्पीच पेल दी मैंने, कि राजप्रासाद में आता हूँ तो ऐसा, अब उनके सर से जा रहा है, सबके एक्सप्रेशन देखो, हम ऐसे बैठे हुए हैं, क्या राजप्रासाद समझ ही नहीं आ रहा, महल को राजप्रासाद बोलते हैं। तो ओके ओके ओके, आर यू गोइंग टू सिंग, मैंने कहा यस यस। तो एक अपना गाना गाया बैंड का, फिर उन्हें डॉन है, डॉन कोर्डो, जो है एमटीवी में कोक स्टूडियो में बैकिंग वोकलिस्ट है, उसने हमें ट्रेन किया फिर 3 महीने। तो फिर वेस्टर्न म्यूजिक से साबता में वो सीखने का मौका मिला गांधी के दौरान। अच्छा, अच्छा। तो ये सब मजा तो आया। उसमें एक्टिंग में तो नहीं हुआ? एक्टिंग पार्ट था ना, डायरेक्टर ने फिर देखा कि इसमें कुछ, तो उन्होंने डाल दिया, बोले अच्छा, तू एक्टिंग में भी हाँ। हुआ और सिंगिंग में भी हाँ हो गया। तो मेनली सिंगिंग का था हाँ, हाँ। ensemble, क्योंकि उसमें 18 एक्टर्स थे, 12 सिंगर्स थे, और 18-25 डांसर्स थे, और सारे सब ट्रेंड डांसर, सारे टेरेंस लुइस और यहाँ वहाँ के ओह! एक्टर्स भी, सब सब मतलब अच्छे अच्छे खतरनाक लोग थे उसमें। चिराग होरा जो अच्छे एक्टर, चिराग भाई, उन सबको मिलने का, जानने का मौका मिला, तो बहुत अच्छी एक टीम बनी वहाँ से। वो एक अलग नेक्स्ट लेवल था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैंने ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन देने गया, आप दिया सिंगिंग का दिया, तो बोले कि डू यू नो एनी राग। तो गलती से एक राग सीखा हुआ था, पुरिया धनाक्षरी। मैं गलती से नहीं कह सकता, सीखा था ड्रामा हाँ, हाँ, स्कूल हाँ, में, हाँ। मतलब नाम नहीं याद रहता था, तो मैं एक राग तो ये डेफिनेट पता है कि यही है। तो सुनाया तो उनको जम गया बात कि हाँ चलो सिंगिंग वाले में टिक। ओके ओके, इफ यू आर सिलेक्टेड वी विल कॉल यू फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है चलो, क्या दिक्कत है। दे के आ गए, अपना एग्जाम चल रहा है, बीच में फोन आ गया कि यू हैव सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड, प्लीज प्रिपेयर खरी खरी सॉन्ग फ्रॉम कोक स्टूडियो बाय कविता सेठ। अब खरी खरी पे लग गए भैया, हारमोनियम लेके सीख रहे हैं, खरी खरी रे इश्क में खरी खरी, सुना दी खरी रे सैया, सुना दी खरी रे सैया। तो प्रिपेयर किया, अब जिस दिन इंटरव्यू था वो दिन आया, गए, तो सीखा हारमोनियम थे, पर गाना पियानो पे है। अब वहां देखा पियानो रखा है, डाउन बैठी है पियानो पे, तो वो डर नहीं लगा, वो और मजा आ गया कि हारमोनियम पे सीखा है, पर फील अब पियानो वाला मिलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। पियानो पे गाया भाई, मजा आ गया कि चलो पास। अब नेक्स्ट लेवल जब आए तो फटके जमीन सरक गया पाँव के नीचे से। इंग्लिश गाना है, बोले अब ये गाना है सीजन्स ऑफ लव। तो पहले तो ये हुआ कि चलो मेलेडी वेलेडी समझ में आ गई है, गा तो लेंगे, और ग्रुप्स बना दिए 6-6 लोग के। तो उसमें बैंड्रा गर्ल्स जो होती हैं एकदम बैंड्रा, और मुंबई में बांद्रा पार करो आप, कोलाबा जाओगे तो उधर हिंदी बहुत कम बोलते हैं लोग। तो पूरे गांधी में यही था कि 2 हिंदी वाले थे। एक मेरा दोस्त है अनादि, जो रवि नागर, काफ़ी नाम है उनका यहाँ थिएटर म्यूजिक में, उनका उनके पुत्र हैं वो। तो मेरा दोस्त बना, हम दोनों वहाँ थे एक साथी हिंदी वाले, अनादि और मैं। तो ऑडिशन में ही मिले हम, तो पूरा साथ रहा हमारा, अभी भी हम बहुत बढ़िया दोस्ती है। तो वो सब अपने अपने में लगे, अब मैं ऐसा फंसा फंसा सा। एक और थे, वो राइटर थे भाई साहब। तो मैंने कहा अब अपनी नैया तो खुद ही पार लगानी है भैया। तो मैंने कहा लिरिक्स मिल जाए तो मजा आ गया, तब तक प्रिंट आउट होके लिरिक्स आ गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप चलो पढ़ पढ़ के आ जाएगा। तो शुरू होता था 525,600 minutes, how do you measure a year in a life, in sunsets in midnights, तो ये था कि
हाउ अबाउट लव, तो पूरा रिदम रिदम आ गया, फिर लिरिक्स मिल गए तो हाँ, तो पर कॉन्शियसनेस थी अंदर। तो ये बात मुझे भी डॉन ने जब गांधी के 3 सीजन हो गए, 30 शोज कम, तब बताई कि आई सॉ यू इन द ऑडिशंस, यू आर वेरी कॉन्शियस बट आई हैव सीन समथिंग इन यू, सो आई हैव गिवन यू अ चांस। तो बाद में बताया उसने कि थोड़ा डर था, पर उसको लगा कि हाँ। 30 शो होने के बाद जब गांधी खत्म होने वाला था, तो बहुत इमोशनल होके और रोते हुए ऐसे कि आत्मा ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर, ऐसा। तो वो हुआ और फिर ये हो गया कि हाँ सिलेक्ट हो गया, और पहला मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपना 26 पन्नों का, पहला ब्रॉडवे म्यूजिकल का वो। और फिर रिहर्सल होने लगी, तो फिर दानिश खम्बाटा डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने कहा आत्मा तू यहाँ पे आता है तो इंट्रोल के पहले तुम अपना एक डायलॉग लिखो खुद से, पूरा प्ले इंग्लिश में है पर मेरा इकलौता डायलॉग एक हिंदी में, कि चौरी चौरा कांड होता है उसके पहले एक आता है और वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, अंग्रेजों ने कर दिया और चोरी, तो ऑडियंस के बीच में आके, तो प्ले शुरू होता था बोमन ईरानी से, बोमन ईरानी ने वॉइस दी थी उसमें पूरी अंग्रेज ब्रिटिश एम्पायर की। तो इंटरवल में मैं आके और वो बोलता हूँ, तो बड़ा मजा आया उस प्ले में, काफी सारे लोग मिले। तो ये हुआ कि मुंबई का ये है कि आपको वो रुकने नहीं देती है। आप जैसे निराश हो गए, आप जा रहे हो तो हाथ पकड़ के खींच लेगी एक बार कि अरे यार कहाँ जा रहा है, रुक जा इधर। फिर जब तुम फिर चलने हो गए तो फिर रोक लेगी, लेकिन अगर जो आलसी कामचोर है उसके लिए मुंबई का है नहीं। आपको अपडेट रहना पड़ेगा, कहाँ क्या हो रहा है, आपको सही टाइम पे सही जगह होना होगा। तो वही है कि मैंने बहुत जल्दीबाजी नहीं की, कि पास आउट होने के बाद भी मुझे ऑफर्स थे कि क्राइम पेट्रोल और डे टू डे जो करते हैं लोग डेली शोज। जब आप ये गांधी कर रहे थे तो आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो चुका पूरा हो चुका था, हाँ तो और फिर तब गांधी के फर्स्ट सीजन तक मैं हॉस्टल में ही था। फिर अच्छा जब अगला सीजन आया तब मैं बाहर शिफ्ट हो गया था, फिर मेरे खर्चे बढ़े थे, फिर मेरी ऐसी तैसी हुई थी कि रेंट से रहना है, तो जो 10,000 में साल रहे थे, अब पता पड़ा वो एक ही महीने में जा रहा है। तब थोड़ा, लेकिन तब प्रोफेशनल थिएटर से थोड़ा जुड़ गया था, तो मुझे ये नहीं होता था, क्योंकि पैसे का ऐसा उतना वो नहीं रहा कि पैसे बहुत कमाने हैं। पैसे थोड़े बहुत आते थे, मिलते थे, और लेके मैं निकल जाता था, जैसे कुछ खत्म हुआ घूम घाम के बढ़िया आए, कहीं लद्दाख रोड ट्रिप पे चले गए, पुराने भोपाल के दोस्त दोस्त हैं उनके साथ निकल गया। तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए कि अपनी लाइवनेस बनी रहे मुंबई में, क्योंकि बहुत वैसा है, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको निगेटिव वो देंगे, तो उन सब से बचना होता है। और इतना झूठ है, इतना दिखावा है, हर कोई आदमी बन के बैठा है। सही बात तो एक भगवान की दुआ से थोड़ा वो मिला हुआ है कि थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ किसमें कितना बनावटी है और कितना वो है, तो वो थोड़ा सा पता चल जाता है मुझे, तो मैं थोड़ा बच के रहता हूँ, वो बना रहे तो अच्छा है। और स्टेशन पे उतरते ही लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान हाँ, तो वो सावधानी रखनी पड़ती है। तो वो जब बहुत हो जाता है ना कि वहाँ का भर जाता है कि देख देख के ऊब ऊब जाता हूँ, तो बाहर निकल जाता हूँ कि अब थोड़ी सांस लेके फिर वापस जाम ताड़ा ऐसी हुई कि मैं 2 साल जाम तारा है ना कि तारा जाम ओरिजिनल जो है वो जाम ताड़ा है, हाँ हाँ वही पर नेटफ्लिक्स वालों फिर ने जाम उसको तारा कैची कर करने दिया के लिए वो रा का सिंबल डालने के लिए हाँ उन्होंने हाँ थोड़ा वो रखा। पर वो कई सारे वहाँ के हिसाब से जाम ताड़ा जाम ही है, तारा है पर आप जाम ताड़ा ही बोल सकते हो, जाम ताड़ा ही बोल सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये ऐसा हुआ कि 2 साल हो गए थे मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी से पास आउट होके, तो ऑफर्स आते थे, ऑडिशन बीच में कुछ कुछ दिए, पर बहुत ज़्यादा ऑडिशन देने में जाता नहीं था। आराम नगर बगल में ही था, तो मुझे बड़ा वैसा लगता था कि यार जाके वहाँ पे लोग आते हैं बहुत मेहनती, मैं बहुत सारे लोगों को देखा सीनियर एक्टर्स की लाइन में लग के बाकायदा ऑडिशन देते हैं, पर मेरा पता नहीं क्यों, मैं कभी कभी मैं भी गया हूँ, पर बहुत ऐसा नहीं होता था कि यार ऐसे मर मर के क्या करें ऑडिशन दे के, ठीक है देखते हैं। तो सीरियल वीरियल का मैंने कभी इतना एफर्ट मारा नहीं, क्योंकि टीवी मेरा शोज का हाँ वो रहा नहीं, क्योंकि मैं एक दो बार सीरियल के सेट पे जाके मैंने देखा, मतलब अच्छे भी हैं कुछ कुछ सीरियल अच्छे बने हैं, टैगोर की कहानियाँ और ऐसे वैसे, तो उनका फॉर्मेट अलग है। तो जो टिपिकल सीरियल्स हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की, एक दो कुछ कुछ ऑफर आए, तो 5,000 एपिसोड और हाँ, तो मैं रुका रहा कि चलो ठीक है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो देखा जाएगा, नहीं तो थिएटर में कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मतलब थिएटर से थोड़ा बहुत मिल रहा है, पर मैं अपने मन का काम कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। फिर रघुवीर सर के साथ मैं 1 साल जुड़ा रहा, हिमानी मैम के साथ, हिमानी शुक्री में। फिर उसी बीच हमने अपना बैंड भी, देवेंद्र आ गया एनएसडी से,
तो हम लोगों ने मिलके वो बैंड वहाँ फॉर्म कर दिया मंडी हाउस, और पहला शो हुआ। उसके बाद वो चल पड़ा, तो उसके भी शोज होते रहते थे। अभी 12-13 शोज हमने उसके कर लिए। पृथ्वी में भी हो गया, अभी लास्ट शो पृथ्वी में था, बहुत बड़ा शो था, हाउस पैक, जिसमें राजशेखर भाई थे और पीयूष मिश्रा और बहुत सारे लोग थे। तो कमाल का शो था। तो ऑडिशन चलते थे, तो कुछ कुछ जगह ऑडिशन दिए थे उस टाइम में, इंट्रोज दिए थे। इंट्रो जाके देना होता है आपको, जो बड़े कास्टिंग ऑफिसेज हैं, तो वहाँ जाके एक टाइम होता है, आप जाके इंट्रो दे दो, तो उनको कभी कुछ लगेगा तो आपको बुला लेंगे। तो ऐसे इंट्रो कहीं कहीं दे रखे थे, तो कहीं से कहीं गया होगा, तो जो जमतारा का मुझे आया मैसेज ऑडिशन का, तो घर पे ही था, मुझे मैसेज आया कि ऐसा ऐसा है, आपको यहाँ आना है, महाडा में ऑडिशन है। तो मैंने कहा, महाडा देख के ऐसा लगता था कि यार कुछ फर्जीवाड़ा ना हो, क्योंकि वहाँ फर्जी ऑडिशन ऐसा बोलते हैं कि बहुत होता है, जेन्युइन भी बहुत ऑफिसेस हैं वहाँ पे, पर ऐसा बहुत काम है। तो पर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एक बार, तो मैंने कहा नहीं यार, स्क्रिप्ट तो बहुत भौकाली है, एकदम खतरनाक। रॉकी का स्क्रिप्ट आया था मुझे, तो मैंने पढ़ा रॉकी वढ़ा। तो मेन उसका हाँ, लीड। तो रॉकी का मैंने पढ़ा वढ़ा, तैयार किया, और फिर मैं गया ऑडिशन के लिए। तो वहाँ का प्रोसेस देखा, मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं। विकास भाई थे हमारे, विकास पाल और विभू गुप्ता, जिन्होंने कास्टिंग की है। तो कर्तव्य है मेरा दोस्त, उसने ढूंढ ढूंढ के निकाल के बताया। फिर विकास भाई और विभू भाई थे। तो पहली बार मैं जब गया तो विभू भाई वहीं थे, तो मैंने समझा कि ये राइटर है शायद, जिस तरह से बता रहे थे कि ऐसे कर। तो दो सीन थे। एक सीन था जो लड़ाई वाला था, कि वो जब आता है कि तुम साले हमारे भाई नहीं हो, भाई तुम्हारा उसी दिन मर गया था। और एक जो बैनर लगता है, वो वाला सीन था। तो उसमें काफ़ी ये था कि अगर आप हेजिटेट करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो पूरा, तो मैं उसमें था, मैं 5-6 दिन उसी में था, क्योंकि बना दिया था थोड़ा रॉकी, क्योंकि रास्ते में मैंने एक दो लोगों को बोल दिया था कि थोड़ा बुरा मत मानना अगर कुछ ऐसा रिएक्ट कर दूँ, मैं थोड़ा ले रहा हूँ ऐसा। तो उस उसमें रखा था, तो एक वो था कि हाँ यार, तो किया है तो कुछ तो है, रहेगा, मतलब इतना था। और वहाँ जाके देखा तो उन्होंने पूरा चार्ट बनाया हुआ था कैरेक्टर्स का, पूरी रिसर्च विसर्च में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। तो लगा कि हाँ जेन्युइन है, और फिर अच्छे मन से फिर पहला टेक दिया। फिर कर्तव्य था, साथ में क्यों ले रहा था, फिर उसमें मारने वारने का था, कि जो टपरी पे जो सीन होता है, तो मारना था, प्रॉपर मारना था, उन्हें छूट दे दी, तो वो छोड़ दिया मैंने, कास्टिंग डायरेक्टर क्या हुआ। फिर दूसरा सीन विकास भाई ने मेरे साथ किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से, तो उन्होंने इतना हेल्प किया, इतना करने दिया, इसलिए वो इतना अच्छा से मैं ऑडिशन दे पाया। बहुत जगह पे होता है कि उतनी लिबर्टी आपको दी नहीं जाती है, आपको बोलते हैं एक टेक है आपके पास, कर दो बस। तो एक्टर को अपना स्पेस थोड़ा चाहिए होता है, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होता है, थोड़ा सेटल होने के लिए चाहिए। ये नहीं कि यार ठेला लगा बेच दिया, खत्म है। तो वो उन्होंने दिया, तो मैंने किया। और कहीं जाके हुआ कि डायरेक्टर को ऐसा लग गया था कि नहीं रॉकी ये करेगा, तो मुझे फ़ोन भी आ गया था कि शायद तेरा हो तो वजन बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगले महीने से शूट चालू, कहाँ से मैं शक्तिमान बन जाऊंगा। तो फिर नहीं होके, फिर बाद में ऑफिस बुलाया, बोला कि आपको दूसरे कैरेक्टर में कर रहे हैं, वो भी अच्छा कैरेक्टर है। का वेल एंड गुड। मुझे ये था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, थ्रू आउट पूरी सीरीज़ का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, वर्कशॉप होनी है, सारे एक्टर्स के साथ वर्कशॉप होगी, पूरी स्क्रिप्ट मिल रही है। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो वो पूरा स्क्रिप्ट जब मिली है, तो मज़ा आ गया था कि 2 एपिसोड पहले मिले, फिर पूरा 10 एपिसोड का इतना बड़ा स्क्रिप्ट मिला। पढ़ो, अपना काम करो, इतनी लिबर्टी। हमारे सर हैं सोमेन सर, उनने इतनी लिबर्टी दी कि करो इम्प्रोवाइज, बहुत टाइम दिया है, जितना आपको करना है इम्प्रोवाइज करो। मेरे जितने सीन हैं वो डायलॉग्स के बाद अधिकतर इम्प्रोवाइज हैं, कॉलिंग वाला वो सब कुछ, सब इम्प्रोवाइज थे। हम सब ने, और सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, जो कास्ट में जितने हैं। किसी को कुछ लगता था कि यार यहाँ ये कर देगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो मैं अंशुमन को बताता, उसे कुछ लगे तो मुझे बताता था, हम स्पर्श को बताते थे। तो वो किसी का ईगो क्लैश नहीं रहा। तो बॉन्डिंग जो थी, इसीलिए वो इतनी अच्छी निकल के आई, लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि वो थी एक्चुअल रूप में। तो ऐसे जमतारा हुआ, तो फिर जमतारा के बाद थोड़ी कहानी बदली, फिर थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो यार, डर भी था, पहला काम है। तो जमतारा तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सक्सेस हो गया वो, अच्छी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि पहले वूट के लिए था, हाँ, फिर बाद में नेटफ्लिक्स ने इसे ले लिया। तो मतलब इस पहले वजह, ये डिसाइड नहीं था कि नहीं नेटफ्लिक्स पहले ओरिजिनल वायाकॉम आएगा। का था, तो वूट के लिए था कि वूट ओरिजिनल्स, पर नेटफ्लिक्स ने इसको ले लिया बाद में, तो वो अलग उसकी रीच बढ़ गई, एक ग्लोबल लेवल पे आ गया और ज़्यादा बड़ा उसमें। तो ये है कि पर अभी भी यहाँ हमारे यहाँ पे लोगों ने कहाँ देखा है, मतलब बहुत जो अपडेट है, वही अपडेट वाली बात आ गई ना। जो आदमी अपडेट है कि हाँ ये है, तो अभी वेब सीरीज का ज़्यादा चलन चल रहा है, तो वो देख के देख ले रहे हैं। तो गाँव में जाता हूँ, बोले हाँ पिक्चर आया भैया, हाँ तो उनको खुद ही दिखाना पड़ेगा कि ये है भैया, देख लो और जरा। जब खुद दिखाना मिले हाँ, तो तो क्या क्या वो ही। ऐसा लगता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो उनको लगता है सीरियल वीरियल करो जरा, वो वहाँ वो हो जा रहा है
कि माँ आओ, साथ ही बोलती माँ आओ थोड़ा, हमने कहा हाँ ठीक है। तो आप तर्क नहीं कर सकते क्योंकि आप समझा नहीं सकते हो, क्योंकि जिसका जितना आदमी का दायरा है वो अपने हिसाब से सोचता है, तो आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपका काम है काम करना, आप करते हो। बस मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी जामताड़ा के बाद से आपका क्या आगे का प्लान है? जामताड़ा के बाद यार मेरा प्लान अभी है कि मुझे एक प्ले करना है, बड़े दिन से मैं स्टेज पे नहीं गया हूँ। तो बाकी तो मीडिया है ही है, पर थिएटर मेरा बड़े दिन से छूटा हुआ है। हाँ, गाने का चलता रहता है, गाना मेरा दूसरा पैशन है। मैं मतलब जब गाता हूँ तो बहुत अलाइव हो जाता हूँ। तो ऑन स्टेज तो ये बैंड का एक वो है, ब्लेसिंग है कि हमने बैंड बनाया, तो उसके शोज करते रहते हैं। तो हम मज़े करते रहते हैं गाने में। हमारे अपने गाने हैं सारे। देवेंद्र ने गाने लिखे हैं, अधिकतर उसने, लकी है उसने गाने लिखे हैं। वो कंपोज करता है खुद ही। तो हम अपना शो 1 घंटे का करते हैं, 1-2 शोज हमने टिकेटेड भी किए हैं, पर पहले बहुत सारे शोज फ्री में ही किए हैं कि थोड़ी ऑडियंस बने। तो अभी एक बैंड की भी हमारी रीच बन गई है कि लोग एक शो में जो आया वो दूसरे तीसरे शो में भी आता है। तो इसलिए हाँ, कुछ कुछ नए गाने हम बढ़ाते रहते हैं कि थोड़ा जो आए उसको कुछ नया भी मिले। आगे प्लान है, अभी जो प्रपोजल्स आ रहे हैं कुछ कुछ, तो वो है अभी। अब है कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अभी कोरोना के चक्कर में सब अभी डिले है मामला। तो जब वो हो जाएगा साइन वाइन, अभी जमतारा का सीज़न 2 है, वो भी आगे बढ़ रहा है। अब कब शुरू होगा, तो घर पे बैठा हूँ अभी। तो यही है कि मुंबई जाके मतलब नहीं है, रेंट भर रहा हूँ वहाँ पे। आपको ऐसी कोई दिक्कतें हैं नहीं करने नहीं, दिक्कतें नहीं है, पर ये भी है कि आप में? और एक, बढ़ना अब चाहिए। हाँ, जैसे एक आदमी है कि अब जो फैमिली में है उसका ये कि खर्चा चला रहा है वो, तो उसका भी 10 8 10 हज़ार जा रहा है कि अपने बच्चों को खिला रहा है। तो समझो मैं बच्चों को ही खिला रहा हूँ, मेरा जा रहा है उधर, जबकि मकान मालिक खा रहा है। उसको भेज रहा हूँ तो उसके बच्चे खा रहे हैं। तो लेकिन वो ठीक है, मैनेज है, इतना कोई वो नहीं है। पर ये हो रहा है कि हाँ अभी कुछ शुरू हो रहा है शुरू। बट यही है कि अभी ज़्यादातर काम मुंबई बेस्ड है कि आप वहीं हो तो तुरंत। उस चक्कर में 1-2 काम अभी छूट भी गए। तो अभी है मामला, है कुछ आगे 2-3, हो जाएगा 1 आध महीने में सही ठीक, तो शुरू हो जाएगा। एक और गाना है बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के लिए, राजेश जोशी जी जो कवि हैं भोपाल के, उनकी पोइट्री है मारे जाएंगे। तो उसको हमने कंपोज किया था, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज में जिनके दाग न होंगे वो मारे जाएंगे। कमीज में जिनके दाग न होंगे वो मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उनको पागल करार किए जाएंगे, मारे जाएंगे। गोलियां भून डालेंगी उनको पागल करार किए जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे